जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं मानूर शेख। मानूर जो हैं वो य यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं और बड़ी एनर्जेटिक हैं अपने पीयर्स में और एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशन के लिए बड़ा काम करती हैं। तो मैंने आज सोचा कि इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और हमें बताएँ कि आज 2022 में पाकिस्तान की यूथ को क्या चैलेंजेज़ हैं। मानूर, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। मानूर, ये बताएँ कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके दोस्त, कोलीग मेल, फीमेल, जब आप काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि 2022 का पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? आज से 15 साल पहले जब आप ग्रो अप हो रहे थे, आप मुस्तकबिल आपको बताया जा रहा था, कुछ साल पहले आप यूनिवर्सिटी में थे, तो एक और दुनिया बताई जा रही थी। अब आप प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, तो पाकिस्तान की यूथ को आप और आप बैठी हुई एक लाहौर जो कैपिटल सिटी है वहाँ बैठी हैं, तो आप कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो क्या वो रियासत से, स्टेट से, गवर्नमेंट से खुश है, डिप्रेस है, परेशान है? हमें ज़रा थोड़ा-सा इस हवाले से प्लीज़ हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करें। अच्छा, वैसे एज़ वी ग्रू अप हमने हमेशा से मुश्किल हालात ही देखे हैं, चाहे वो कोई भी दौर हो। हमने हमेशा से ये हेडलाइंस देखी है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। कभी टेररिज़्म होता है, कभी कोई और मसला आ जाता है, कभी इंडिया के साथ जंग हो जाती है, तो कभी जो है वो अब कोविड आ गया पिछले साल में। तो हम तो जैसे-जैसे बड़े हुए हैं, हम मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, हमने सिर्फ़ सर्वाइव करना ही सीखा है और हम अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। और अब तो ये सर्वाइवल मोड में ही मुझे लगता है हमने चलते जाना है और 2022 के पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो एक नई पीक पे हम चले गए हैं कि पेट्रोल प्राइसेज़ आप देख लें कितनी बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो गई हैं, मसले ज़्यादा हो गए हैं और एक्सेस जो है हमारा चीज़ों तक वो महदूद होके रह गया है। और जो इंस्टेबिलिटी चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो फिर हर इंडिविजुअल को ही उसका असर पड़ता है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक रखता हो, अमीर हो, गरीब हो, यूथ हो, बच्चा हो या बड़ा हो, तो हर तरह से ही इन्फ्लुएंस तो होता ही है। बाकी ये कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 68% यूथ बल्ज है, जिस चीज़ को गवर्नमेंट अभी तक रियलाइज़ ही नहीं कर रही है कि ये कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है कि जिसको वो ज़ाया कर रहे हैं। और हमारी जो यूथ आजकल मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, हर जगह यही बात होती है कि यार पाकिस्तान से कैसे निकला जाए। तो अब हालात यहीं तक ही आ गए हैं कि अगर कोई कहता है कि यार इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ, इफ यू वांट अ क्वालिटी लाइफ, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज़ यहाँ पर अब किसी को कोई कुछ नज़र ही नहीं आता, कोई क्वालिटी नहीं है, एयर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है, स्मोक की वजह से मैं बीमार हो जाती हूँ। अ, कुछ भी आप देख लें, किसी भी एरिया में, चाहे वो इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी हो या आपकी इवन सोशल लाइफ ही क्यों ना हो, उसमें भी आपके पास कोई बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड है ये सोसाइटी, फ्रस्ट्रेटेड है हमारी यूथ। यूनिवर्सिटी जाते हैं, फी देते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, आगे कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी लिमिटेड हैं कि यूथ को फिर समझ नहीं आती कि क्या करें। जब वेले बैठेंगे तो वेला दिमाग जो है आपको पता है कि किस तरह की फिर थॉट्स आती हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा जी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो भी आपका एक चांस होता है। तो ये भी कितनी अफ़सोस की बात है कि आपको अपने मुल्क में वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही कि आप ये सोचने पर मजबूर हैं कि आप यहाँ से बाहर चले जाएँ। मुझे तो लग रहा है ये बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। इसके बारे में ज़रूर हमें आज से अगर सोचना शुरू करेंगे तो हम अगले 5-10 साल तक कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। अच्छा मानूर, ये जो आपने बातें बताई एक बड़ी लंबी लिस्ट है डेफिनेटली। आप क्या समझती हैं कि जो एंटरटेनमेंट है, क्या वो पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट ज़्यादा है या देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट? और क्यों, अगर आप समझती हैं एंटरटेनमेंट नहीं है, कभी हमारे मुल्क में सिनेमा हुआ करता था, बहुत लोग जाते थे। अभी तो लोग जो है वो सिनेमा भी मुझे पता चला है कि उस तरह नहीं है। तो आप कैसे देखती हैं, क्या एंटरटेनमेंट यूथ के लिए मौजूद है मुल्क के अंदर? अगर है तो किस शक्ल में? हमारी एंटरटेनमेंट और क्योंकि मैं लाहौर की हूँ तो सिर्फ़ हमारी एंटरटेनमेंट खाना है। इसके अलावा अच्छा, हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं अपने शहर में ही बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको जो जगह मिलती हैं वो यही होती हैं कि रेस्टोरेंट्स हैं और रेस्टोरेंट्स रोज़ बरोज़ कोई नया से नया बनता जा रहा है। उसके अलावा अगर हम कहें सिनेमाज़ हैं, वो हैं, तो क्या ही आप दिखा रहे हैं? जो हमारे ड्रामास में लोग आते हैं, वही स्टोरीज़, वही कंटेंट जो है हमें मूवीज़ में भी मिल रहा है।
कुछ खास उस तरह से नहीं है, एंड पीपल रियली डू नॉट प्रेफर वॉचिंग दोज मूवीज, क्योंकि उसमें अब क्या ही वो देखें। जो पहले फिर भी बॉलीवुड मूवीज लग जाती थी या हॉलीवुड की, वो कोविड की वजह से भी एक तो ब्रेक आया हुआ है, फिर हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो इतने खराब चल रहे हैं, उस वजह से सिनेमाज में वो बॉलीवुड मूवीज नहीं लगती, जिसकी ज्यादातर लोग फैन रहे हैं हमेशा से, सलमान खान की हो, शाहरुख खान की हो, लोग वो देखने के लिए जाते थे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट की वो अपॉर्चुनिटी है। अगर हम टूरिज्म की भी बात करें, एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि आपके जो वो बिले भी, आपका एक एक्सपीरियंस होगा, इट विल कम एट अ वेरी हाई कॉस्ट। तो एक तो ये भी बात है, फिर दूसरा ये कि आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ के अपने ही मसले होते हैं, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर गंद इतना ज्यादा लोगों ने किया हुआ है। तो वो जो अच्छी चीजें हैं वो भी ऐसे ऐसे डिटीरियोरेट ही होती जा रही हैं। तो यहाँ पर तो वाकई काफी फुकदान है एंटरटेनमेंट का। और इस वजह से जो है वो फिर हम देखते हैं कि क्राइम रेट्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को चाहिए होता है, फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम देखते हैं कि एक हमें ट्रेंड्स नजर आते हैं, हम लोगों को आइडियलाइज करते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, उनके पास कितना अच्छा फोन है, कितने अच्छे कपड़े हैं। तो हम उस स्टैंडर्ड को जब मीट करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते, वहां से फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं कि हम इसको किस तरह से पूरा करें। और फिर ये कि हमारे पास वक्त ही इतना ज्यादा है। मुझे लगता है कि हमारी कौम इतना ज्यादा फ्री टाइम अपने पास रखती है कि उनके पास सिर्फ गॉसिप करने के अलावा कोई काम नहीं है, और कोई हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है कि जिसके अंदर वो इंगेज कर सके। इवन यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि वो लोग जाएं भी तो वो कहाँ जाएं, और फिर अपनी जो उनकी जो टैलेंट है या उनके जो अंदर की पोटेंशियल है वो उसको किस तरह से रियलाइज करें, क्योंकि एवेन्यूज ही नहीं है। तो मानूर ये बताइएगा कि जो अक्सर हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में मीडिया बड़ा फ्री है, कई लोग बात करते हैं जनाब के जी बड़ी आज़ादी है बोलने की। आप क्या समझती हैं यूथ के पास जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, क्या ये है? लोग लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से सोचते हैं एक बात, और या फिर आप समझती हैं क्योंकि आप लड़की हैं और हमारे मुआशरे में लड़कियों को और उनकी फैमिलीज एक खास पैराए में देखती हैं सोशल कल्चरल इश्यूज की वजह से, एंड देन रिलीजन का ऊपर ठप्पा। तो आप क्या देखती हैं, जरा दोनों एंगल से बताइएगा कि खवातीन जो है या वैसे ओवरऑल यूथ जो है, क्या उसके अंदर फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, वो अपनी मर्जी से बोलते हैं करते हैं, या कि रियासती जबर, फैमिली प्रेशर, ये किस हद तक जो है वो, बिकॉज आपने कहा है कि एब्सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो इसमें कितनी को आजादी है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तो आई थिंक यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक उस तरह से सोशल मीडिया को सेंसर नहीं कर पा रही हुकूमत। हालांकि उनकी कोशिश तो बहुत ज्यादा है कि किसी ना किसी तरह से कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए कि जिससे डिजिटल मीडिया को भी सेंसर किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, हर जगह पे लोग हम देखते हैं यूथ खासकर काफी एक्टिव नजर आती है। टिकटॉक पे बहुत ज्यादा हमें क्रिएटिव लोग मिलते हैं कि जिनका टैलेंट हमने कभी सोचा भी नहीं था, और किस तरह से वो डेमोक्रेटाइज कर रही है कंटेंट को। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है। फ्रीडम ऑफ थॉट की जहां तक बात है, वहां पे मुझे लगता है कि उनकी जो थॉट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं, क्योंकि उस तरह का एक तो एक्सपोजर नहीं है। फिर बड़े हम अपने बबल में रहते हैं ना, हम उस तरह से हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ ना दुनिया को, ना हमने देखा हुआ है कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है। यहाँ पर अब किताबें पढ़ने का भी कल्चर नहीं रहा, लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, इवन अब टीवी चैनल्स देखना बड़ा कम हो गया, लोग खबरें वगैरह भी न्यूज तरह से सुनते। तो एक तो ये कि हमारी यूथ मोस्टली इनडिफरेंट है जो असल हमारे मसले हैं उस चीज से। दूसरा ये कि उनका जो अपने पर्सनल जो उनके प्रेफरेंसेस हैं वो भी बड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो हर आपकी उसके अंदर बैकग्राउंड आपका आ जाता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आपका क्या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, आपकी क्या प्रायोरिटीज रही हैं, आपको जिंदगी में किस तरह का आपको ट्रीटमेंट मिला है। तो वो एक चीज है। फिर यहाँ एक्सट्रीमिज्म यूथ में बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हमने देखी। स्पेशली इसमें इमरान खान साहब को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे मुआशरे में पोलराइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। तो आज हम देखते हैं कि यूथ जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई हमें हमेशा नजर आती है। अगर वो एक पार्टी को सपोर्ट करती है तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ एक भी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं होती। कोई भी आप मैटर ले लीजिए, उस पर उनकी इतना एक्सट्रीम ओपिनियन होती है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उसको टॉलरेट करना तो दूर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मसला है कि जहाँ पर हमें अभी से काम करना पड़ेगा, वरना हमारी सोसाइटी काफी ज्यादा रेडिकलाइज हो जाएगी। जहां तक बात है औरतों की, तो औरतें तो हमेशा से स्ट्रगल करती आ रही है, मैं खुद स्ट्रगल करती आ रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। तो हम तो सप्रेस करते हैं, हमें बचपन से सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि आप ये नहीं कर सकते,
आपने यहाँ नहीं जाना, आपने वहाँ नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, ये सेफ नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमने वो ना 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 इतनी ज्यादा सारी जिंदगी में सुनी हुई है कि हम वो सुन सुनकर हम खुद बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर हमें जब फाइनली अगर किसी प्लेटफॉर्म मिल भी जाते हैं तो बाय दैट टाइम वी फील सो एग्जॉस्टेड कि यार अब इसका क्या ही करें। क्योंकि वो एक बचपन से जो आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, वहां पर आपकी बहुत सारी कमी रह जाती है। हालांकि आप बहुत ज्यादा किसी अच्छे इन्फ्लुएंशियल घर से भी आपका ताल्लुक हो, फिर भी यहाँ पर वो वाली अपॉर्चुनिटी या वो वाली आपको चीज नहीं मिलती कि जहां पर आप कहें कि आप अपनी वाकई जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, आप उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। मैं आई वॉज ऑलवेज अ गुड राइटर, लेकिन मेरे स्कूल में या मेरे यूनिवर्सिटी में कभी उस तरह से कोई राइटिंग के ऊपर बात नहीं हुई, तो मैं इतना अच्छा वहां पर नहीं कर सकी। वो इवेंचुअली जब मैंने काम करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि मेरे अंदर ये वाला टैलेंट था। आई वॉज अ गुड स्पीकर, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं हमारे अंदर वो एक डिबेटिंग का कल्चर या फिर एक प्रमोट करने का कल्चर वो नहीं होता। अब ऐसा ऐसा चीजें चेंज भी हो रही हैं, लेकिन वहां पर वही बात है कि डिवाइड बहुत ज्यादा है, सरकारी प्राइवेट की बहुत ज्यादा डिवाइड है। तो हर इंसान को या हर यूथ के उस सेगमेंट को जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक ये डिफरेंसेस रहेंगी, और डिफरेंसेस की वजह से फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मानूर, जब आप कंपैरेटिवली हम इंडियन यूथ को देखती हैं, अगर थोड़ी बहुत आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे यूथ का एक ट्रेंड है, वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉलीवुड है, वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे भी बड़ी सियासी पोलराइज़ेशन है, रिलिजियस पोलराइज़ेशन है। तो आप क्या देखती हैं कि इंडियन पाकिस्तान की यूथ में क्या डिफ़रेंस है? क्या वहाँ पे एंटरटेनमेंट है? ये एक उनको एडेड एडवांटेज जाता है? आप अगर इसको आप एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर आपको कंपेयर करना पड़े विद द इंडियन यूथ, तो आप किन चीज़ों पे कंपेयर कर सकती हैं और कह सकती हैं कि हमारे और उनके दरमियान क्या फ़र्क है? व्हाट एवर नॉलेज यू हैव एंड ऑब्जर्वेशन यू हैव। अच्छा, एक तो मेरा बड़ा लिमिटेड नॉलेज है क्योंकि मैंने कभी इंडिया विजिट नहीं किया, आई वांट टू। और कभी गई तो फिर ही मैं ज्यादा बेहतर ऑब्जर्व कर सकूंगी कि क्या हमारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वी कैन रिलेट टू ईच अदर, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों के ही मसाइल बड़े मिलते जुलते से हैं एक तरह से। पाकिस्तान में तो मैं कहूंगी कि फिर भी बेहतर सूरत हाल है जितनी इंडिया में एक्सट्रीमिज्म है, और आजकल जो हम खबरें देखते हैं और जिस तरह से वो हिंदुत्व राज है और वो चल रहा है, तो वो एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली वहाँ के जो मुसलमान है उनके ऊपर जो मजालिम किए जाते हैं। तो वो वहां पर जो है, अब आई कांट से कि असल सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है और वहाँ की यूथ किस तरह से करती है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर यूथ ने अपने लिए फ्रीडम काफी ले लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो हम टीवी शोज या उनमें से जो हमें एक आइडिया मिलता है वो यही है कि एज दे ग्रेजुएट तो वो अपनी अपनी जिंदगी बनाने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं, फिर दे कार्व आउट देयर पाथ, और उस तरह से उनकी वो एक लाइफ की ट्रेजेक्टरी चल रही होती है। तो वो मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा है। यहाँ पर भी वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। लेकिन इंडिया क्योंकि बड़ी मार्केट है, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, हमारी निस्बत वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, वहां पर लोगों को इस तरह के मसाइल नहीं होते कि जी आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर तो स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। एयरलिफ्ट सर्वल की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो लोग फंडिंग वापस लेके जा रहे होते हैं, यहाँ पर एक अकाउंट खुलवाना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर मुझे लगता है कि उस लिहाज से उनको बड़ा एज हासिल है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर है, और इंडिया के पासपोर्ट की दुनिया भर में वैल्यू हमसे ज्यादा ही है। तो हम दुनिया भर में भी, मैं अपने दोस्तों वगैरह से जब बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हर जगह इंडियंस हैं एंड दे आर एट लीडिंग पोजिशन। तो वो एक चीज है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत देर पहले से काम करना शुरू कर दिया था। तो हम उस लिहाज से इंडिया से काफी मुझे लगता है पीछे रह गए हैं, और वो अपॉर्चुनिटी भी उस लिहाज से फिर हमारे पास कम रह गई है। सिलिकॉन वैली में आप देख लें कितने इंडियंस हैं, गूगल का सीईओ इंडियन है, तो वो हम एग्जाम्पल के लिए देखते रहते हैं। आईटी इंडस्ट्री उनकी कितनी बूम पे जा रही है। तो हमने तो कभी उस पर्सपेक्टिव से अभी तक सोचना ही नहीं शुरू किया। हम तो अभी तक अपने सिक्योरिटी डायलेमा से ही बाहर नहीं आए कि इंडिया से हमें खतरा है। तो हम पीपल टू पीपल लिंकेजेस की बात करें, हम ये बात करें कि हम किस तरह से इन दोनों जो हमारी साथ साथ हमारी बाउंड्रीज जुड़ती हैं, और हमारे जो बैकग्राउंड हैं वो बड़े मिलते जुलते हैं, हमारी जो रियलिटीज हैं, हमारी जो जियो इकोनॉमिक्स है वो बड़ी मिलती जुलती हैं। तो अगर हम उसको कैश करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इस रीजन की ओवरऑल तरक्की में बहुत बड़ा ये किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं मनूर आपसे करूँगा। आपने मेंशन किया अपने आंसर में स्टार्टअप्स की बात की। तो जो हमारी यूथ है पाकिस्तान में, वो जब आप अपने पीयर्स, दोस्तों, फैमिली, कज़िन्स या ऑफ़िस में जहाँ पे भी आप मिलते-गिलते ज़्यादा हैं,
वहाँ भी कितनी को बात होती है स्टार्टअप्स की, और क्योंकि पाकिस्तान में एक तासुर ये है कि लोग कहते हैं हमें नौकरी दी जाए। ये बड़ा कम तासुर है कि स्टार्टअप होना चाहिए, हमें अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद सोचना चाहिए, हमें सीड मनी इकट्ठी करनी चाहिए। तो ये जो 2 कंपैरिज़न है, एक जो यूथ है वो कहती है कि नहीं नौकरी मिल जाए बस किसी के साथ बाँध जाएँ और फिक्स पे आती रहे, और एक ये है कि स्टार्टअप वाला। तो आप ज़्यादातर पाकिस्तान में किस तरह की यूथ देखती हैं इन इन दोनों स्ट्रीम्स के हवाले से? अच्छा, इसमें भी अगेन मैं यही कहूँगी, आपका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा फ़ोकस होता है इस तरफ कि हम स्टार्टअप की तरफ जाएँ या हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ। मैंने मोस्टली देखा है लाहौर में, अगर बात करें लम्स के बच्चे हों या एलएससी वगैरह के हों, तो उनका ये ज़्यादा फ़ोकस होता है कि हम अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करें, और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें भी यही है कि या तो उनके जो फाउंडर्स को-फाउंडर्स हैं वो बाहर से पढ़कर आए होते हैं, या फिर वो यहाँ की किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। तो जो दूसरे आपके जो बाकी की पॉपुलेशन रह जाती है, उनका ज़्यादा फ़ोकस ये होता है कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए, ताकि एटलीस्ट हमारी इनकम स्टेबल हो जाए। फिर उनको वो आइडियाज़, क्योंकि वो अपने मसाइल में इतने घिरे होते हैं कि वो उनको सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। तो वो आइडियाज़ फिर वो कहाँ से जनरेट करें, कहाँ से लाएँ? लेकिन मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बिज़नेस करना वैसे ओवरऑल ही मुश्किल है, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स दिन-ब-दिन बढ़ते जाते हैं। और डॉलर की जो कीमत है वो यहाँ पर बड़ी अनस्टेबल रहती है। और स्टार्टअप्स का भी जो ट्रेंड है वो हम देखते हैं कि कुछ जो सक्सेसफुल हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे और जिनको बल्कि शट डाउन करना पड़ा। तो वो एक चीज़ है, फिजिबिलिटी की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर यूथ में मैं देखती हूँ कि वो चाहते तो हैं लेकिन एप्रीहेंशंस होती है। फिर वहाँ पे सपोर्ट की भी उनको कमी महसूस होती है, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है, और इनिशियली आपको कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी चाहिए होती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को पिच करने के अलावा भी जो लोग हैं वो सोच रहे होते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट से किस तरह से शुरू करें। यहाँ पर वो एक ट्रेनिंग हमें नहीं मिलती है। अगर मैं सोचूं कि मैंने अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो मेरे पास फिलहाल कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी उस लाइन पर सोचा ही नहीं है कि मैं अगर स्टार्टअप करती भी हूँ तो मैं किसके ऊपर करती हूँ। तो वो, हाँ, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और फिर ये है कि अगर एक चीज चल जाती है तो सारे फिर उसी डगर पे चल जाते हैं। अगर कोई राइड हेलिंग ऐप चल रही है तो सारे फिर कोशिश करते हैं कि उसी नौयत की कोई ऐप बना दें, उसी नौयत का कोई स्टार्टअप कर दें। सारे फिनटेक में अगर एक चीज चल जाती है तो सारे फिनटेक में जाना शुरू कर देते हैं। एडटेक में कुछ हो जाता है तो फिर एडटेक की तरफ एक वो चल पड़ते हैं। तो ये वाली चीज है, लेकिन गैप्स अभी भी बहुत ज्यादा है। मार्केट में पोटेंशियल भी है, हमारे यूथ में भी पोटेंशियल है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की और एक सपोर्ट की कमी है, जो कि अगर मिले तो मुझे आई फील के काफी ज्यादा वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन दैट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट और वो जो बैकग्राउंड है ब्रॉट अप बड़ा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच मानूर, आपने हमें 15-20 मिनट में बता दिया कि पाकिस्तान की यूथ कहाँ खड़ी है और हमें क्या करना चाहिए, और वाकई देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, और इनको सही कहा आपने कि 68% जिस मुल्क में इतनी यूथ हो तो उसको गवर्नमेंट विल हैव टू पे अटेंशन। थैंक यू वेरी मच मानूर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सीमा साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक